राजस्थान के हृदय में बसा अजमेर शहर, जो कि जगत पिता ब्रह्मा की तपोस्थली, तीर्थराज पुष्कर और महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की वजह से पूरी कायनात में मशहूर है। अजमेर शहर अपनी मिली जुली संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर राज व मुस्लिमों के पाक स्थान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के साथ ही जैन समाज के नारेली तीर्थ व नसिया, ईसाइयों के गिरिजाघर, सिखों के गुरुद्वारे, सिंधियों की दरबारें और साईं बाबा मंदिर सर्वधर्म संभाव का संदेश देते हैं। आर्य समाज का भी ये शहर गढ़ माना जाता है। अजमेर का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। अजमेर शहर की स्थापना सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पुत्र अजयराज चौहान द्वारा की गई थी। अजमेर में स्थापित मेयो कॉलेज और कई बड़े शिक्षण संस्थानों की बदौलत इसे राजस्थान की शैक्षिक राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ। हालांकि अब अन्य बड़े शहरों में शैक्षिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही शैक्षिक राजधानी अजमेर का दर्जा धीरे धीरे कम होता गया। आज अजमेर राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों में से एक है, जिसके अंतर्गत भीलवाड़ा, टोंक और नागौर जिले आते हैं। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे इस शहर की भौगोलिक पहचान तारागढ़ पर्वत चोटी से भी होती है, जो कि समुद्र तल से 2855 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर करीब 80 एकड़ जमीन पर बना किला राजा अजयपाल चौहान ने बनवाया था। भारत में किसी भी पहाड़ी पर बनने वाला ये पहला किला है। 19वीं शताब्दी में अजमेर ब्रिटिश व्यापार और वाणिज्यिक उत्थान का प्रमुख केंद्र रहा और सन 1950 से लेकर 1956 तक अजमेर एक अलग राज्य बना, जिसकी राजधानी अजमेर शहर थी और अजमेर राज्य के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर नगर अजयपाल जी द्वारा बनाया गया था और ये मेवाड़ा स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सन 1956 में अजमेर शहर का राजस्थान में विलय कर दिया गया। अब ये वो दौर था जब अजमेर शहर राजस्थान के कुछ प्रमुख जिलों में शुमार होने लगा, जिसके साथ साथ यहाँ की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होती रही। और जाहिर सी बात है कि जब आबादी बढ़ेगी तो उसी के मुताबिक आवागमन के साधन भी बढ़ाने जरूरी हैं। हालांकि अजमेर में रेल मार्ग की स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, लेकिन शहर के विस्तार के साथ ही भारतीय रेलवे ने यहाँ के प्रमुख मार्गों के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू किया। इसके अलावा सड़क परिवहन के लिए भी यातायात के साधनों में बढ़ोतरी होने लगी। इक्कीसवीं शताब्दी के आते आते यहाँ हवाई यातायात की मांग जोर पकड़ने लगी, क्योंकि राजस्थान का प्रमुख शहर होने के साथ ही यहाँ विश्व के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और तीर्थराज पुष्कर के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसी वजह से अजमेर में देश और विदेश के पर्यटकों की भी भारी संख्या में आवाजाही रहती है। और जब अजमेर में एक एयरपोर्ट बनाए जाने की मांग उठी तो उसके लिए संभावनाएं तलाशी गई। शहर की जनता की मांग ने जोर पकड़ा, जिसके बाद प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार ने भी शहर की जरूरत को महसूस करते हुए इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के सुपुर्द किया। इसके बाद सन 2012 में अजमेर में एयरपोर्ट होने की वास्तविक जरूरत महसूस की गई और प्रस्ताव जा पहुंचा संबंधित केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के पास। राज्य सरकार से काफ़ी साल चर्चा विचारणा चल रही थी, तो राज्य सरकार ने वो ज़मीन दिया वहाँ पे और उसके बाद हमने वहाँ एयरपोर्ट बनाया। उसका ना किशनगढ़ है, बट बेसिकली अजमेर का कैचमेंट एरिया में है, तो एसेंशियली अजमेर और अजमेर के आसपास के विस्तार को ये सर्व करेगा। एयरपोर्ट निर्माण करने के लिए पर्याप्त जगह की तलाशी का अभियान शुरू किया गया, जो कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के लिए सबसे मुश्किल काम था। सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये कि अजमेर शहर चारों ओर से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और एक एयरपोर्ट निर्माण के लिए जिस तरह की जगह की जरूरत होती है वो जाहिराना तौर पर मैदानी इलाका होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट कहां बनाया जाए, जिससे कि अजमेर शहर के लोग और जिले के करीबी कस्बों के निवासियों के लिए भी हवाई अड्डे की दूरी ज्यादा ना हो।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग पहले लैंड की फिजिबल स्टडी देखते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। एक बार फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद अगर वह साइट एयरपोर्ट बनने के लिए अवेलेबल है तो उसके बाद एयरपोर्ट के बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अजमेर शहर के आसपास कई जगहों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की तलाश की गई और ये तलाश शहर के नजदीकी मार्बल और औद्योगिक नगरी किशनगढ़ पर जाकर खत्म हुई। अजमेर के पास सबसे ज़्यादा सूटेबल साइट किशनगढ़ को ही पाया गया, क्योंकि ये हमारे जो एक जनरल प्लानिंग के लिए हमारे को जो क्राइटेरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये साइट सबसे सूटेबल था, लेवल था, और हमारी जो रनवे की लेंथ कितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी थी। किसी भी एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्शन से पहले वहाँ पर साइट सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वहाँ की विंड डायरेक्शंस का होता है कि जनरली जिस डायरेक्शंस में विंड का बहाव होता है वो हम पूरे कई सालों का विंड डाटा को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि रनवे की डायरेक्शन विंड की डायरेक्शंस के बेसिस पे ही डिसाइड की जाती है। किशनगढ़, जहां पर पहले से ही एक हवाई पट्टी बनी हुई थी और उसी जगह को एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त माना गया, और अब यहीं किशनगढ़ शहर स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले किशनगढ़ शहर को थोड़ा जान लें। किशनगढ़ कस्बे की स्थापना सन 1611 में जोधपुर के महाराजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी और सन 1948 में किशनगढ़ राजस्थान राज्य का हिस्सा बना। किशनगढ़ की अजमेर से दूरी 26 किलोमीटर है। तकरीबन 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला किशनगढ़ शहर ऐतिहासिक गुंदलो झील के किनारे स्थित है और इस शहर की रेल और सड़क मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से किशनगढ़ कस्बे की दूरी करीबन 100 किलोमीटर है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजस्थानी चित्रकला की एक विशिष्ट शैली किशनगढ़ शैली के नाम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं अपितु विश्व में भी जानी जाती है। किशनगढ़ की शैली अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, जिसको मोनालिसा के समकक्ष माना जाता है। राधा किशनगढ़ का जो चित्र है वो अपने आप में एक वैशिष्ट लिए हुए है। यहाँ पर उसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका। किशनगढ़ शहर धीरे धीरे देश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने लगा और उसका कारण रहा यहाँ का मार्बल। किशनगढ़ में मार्बल उद्योग का आगाज हुआ। इसके साथ ही देश के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ की ओर रुख करने लगे और मार्बल इंडस्ट्री के रूप में पूरे देश में किशनगढ़ की एक अलग ही छवि इख्तियार होने लगी। आज किशनगढ़ मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। यहाँ के मार्बल विश्व के कई बड़े देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आज किशनगढ़ की इकोनॉमी का 70% हिस्सा मार्बल उद्योग पर ही आधारित है। किशनगढ़ में 25,000 से ज्यादा मार्बल के व्यापारी हैं और करीबन इतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मार्बल के गोदाम भी मौजूद हैं, जहाँ पर 1 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। किशनगढ़, जहाँ पर पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद थी जो कि ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी, और इस एयर स्ट्रिप पर कई चार्टर्ड एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं। इस जमीन का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की ओर से गठित कमेटी के द्वारा सर्वे किया गया और सर्वे में एयरपोर्ट निर्माण के लिए यही जगह सुनिश्चित की गई, जिसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को भेजी गई। हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से लाइजन किया और कोशिश की जल्दी से जल्दी जो लैंड की फॉर्मेलिटी हो पाए। रिपोर्ट को अमली जामा पहनाया गया दोनों सरकारों के बीच हुई मीटिंग के बाद, और दोनों सरकारों के बीच गठबंधन की तर्ज पर MOU साइन किया गया। केंद्र सरकार ने इस कार्य का जिम्मा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा। इसके बाद AAI की ओर से देश में एक और नए हवाई अड्डे के निर्माण की तैयारियां शुरू की गई। एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसे देखते हुए इंजीनियर्स, पर्यावरणविद, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लैंड एक्सपर्ट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स, सभी तरह की सलाह लेते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया।
और मास्टर प्लान के मुताबिक जो कागजी फार्मा तैयार हुआ था उसे वास्तविक रूप देने के लिए कमेटी ने पूरे इलाके का सर्वे किया। सर्वे में यह तय हुआ कि शुरुआती दौर में इस हवाई अड्डे को छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मुताबिक तैयार किया जाए और इसके बाद फेज 2 में जरूरत के मुताबिक बड़े एयरप्लेन्स के लिए हवाई अड्डे का विस्तार हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे के बाद निर्माण के लिए 746 एकड़ जमीन की उपयोगिता समझी, जिससे कि भविष्य में जरूरत के मुताबिक हवाई अड्डे का विस्तार भी हो सके। एक मीडियम साइज एयरपोर्ट के लिए हमारे को 700 एकड़ से लेकर के करीब 1500 एकड़ के करीब जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। अथॉरिटी ने निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की एक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी। राज्य सरकार ने भी देर न करते हुए जल्द से जल्द जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया। प्रक्रिया की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब सरकार के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली थी वो थी एयरपोर्ट निर्माण के लिए तय जमीन पर सालों से बसे गांवों को खाली कराना। हवाई अड्डे निर्माण के लिए तयशुदा जमीन पर 3 गांवों के सैकड़ों परिवार बरसों से रह रहे थे, जिनमें गांव रामनेर, सराना, जाटली और ढाणी राठौड़ान के ग्रामवासी थे। राज्य सरकार ने अपनी ओर से उचित मुआवजा दिया, जिससे कि 70 से 80% ग्रामीणों ने संतुष्ट होकर अपनी जमीनें सरकार को सुपुर्द कर दी। लेकिन कुछ ग्रामवासी इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं हो सके और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। यहीं से हुआ एक आंदोलन का आगाज, जिसे खत्म करना सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम था। तीनों प्रमुख गांवों में से एक ढाणी राठौड़ान नामक गांव के लोग सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और विरोध पर उतर आए। विरोध भी ऐसा जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राठौड़ों की ढाणी गांव के लोगों ने राज्य सरकार से अधिक मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग रख दी, जिसे सरकार के लिए मानना संभव नहीं था। हमारी लड़ाई एंड तक जारी रहेगी, क्योंकि प्रशासन हमारे को बहुत धमका रहा है, डरा रहा है। हम डरने वाले में से नहीं है। जब तक गांव वालों की मांगों के बारे में प्रशासन नहीं विचार करता, तब तक गांव वाले यहाँ से नहीं हटेंगे। उधर गांव वालों का विरोध बढ़ता चला जा रहा था और इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कागजी प्रक्रिया जारी थी। हर रोज ग्रामीणों के द्वारा सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन किए गए और खिलाफत में नारेबाजी भी की गई। किशनगढ़ की हवाई पट्टी एक तरह से आंदोलन की स्थली बन गई, जहां पर टायर फूके गए, पुतले जलाए गए, धरने दिए गए। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। मानव अधिकार आयोग टीम्स की भी गांवों में विजिट हुई। आप चाहेंगे तो इस जमीन को आपसे कोई छीन नहीं सकता। सरकारी नुमाइंदों और ग्रामीणों के बीच समझाइश के दौर चले, लेकिन यह आंदोलन कहां रुकने वाला था। 3 साल खाबो पीबो सब आराम हो रही है वहाँ। अब सरकार आती है, धमकियां देती है, खाली करो, वो करो, तब जाएंगे काम। दिल्ली की कांग्रेस आवाज चाहे जयपुर की आवाज चाहे कथा की भी आ जाओ, मैं मैरान मार अपन माँ के मकान में नहीं जावा दे, नहीं जावा। जैसे जैसे राठौड़ों की ढाणी के लोगों का प्रतिरोध बढ़ने लगा, वैसे वैसे ये खबर मीडिया की सुर्खियां भी बनने लगी। Pratap Singh Rathore is fighting to keep his land from being acquired. He's seen many other farmers like him. We were first kept in the dark about the acquisition plans of our land, and later the administration forced us to accept 80% compensation at arbitrary rates. Whatever compensation has been given, it is only a court which can decide it. I cannot assure it. It's a court procedure. Let us follow the procedure. Whatever best will happen. With growing voices of protest by disgruntled farmers in Kishannagar against land acquisition, the international airport project that took off here in 2011 seems a long way off. ग्रामवासियों का अपनी जमीनों को लेकर विरोध बरकरार रहा, तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किशनगढ़ हवाई अड्डे का प्रारूप तैयार कर पर्यावरण मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया, जिसमें मंत्रालय कमेटी द्वारा ये जांचा गया कि कार्य के दौरान मिट्टी, पानी और जमीन को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला, निर्माण कार्य के दरमियान कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं होगा, जीव जंतुओं को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचेगा।
इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद सकारात्मक फैसला पर्यावरण मंत्रालय की ओर से आया। प्रोजेक्ट को शुरू करने की सहमति पत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्राप्त हो गई। सबसे पहले एनवायरमेंटल जो है उसकी स्टडीज़ की जाती हैं, एक मीटिंग की जाती है जिसमें क्लोज विसिनिटी के लोगों को बुलाया जाता है और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं और उसको मिटिगेट किया जाता है। अब भी अजमेर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी पैर पसारे खड़ी थी, क्योंकि गांव ढाणी राठौड़ान के ग्रामीणों का विरोध अब तक भी बरकरार था। ग्रामीणों के संतुष्टिकरण के लिए कई तरह के तरीके अपनाए गए, लेकिन आंदोलन यूं ही चलता रहा। सरकार माँ की घर छुड़ा रही है, नहीं छोड़ा माँ का घर। और इस बीच जिले के लिए एक अच्छी खबर आई। हवाई अड्डे के निर्माण को शुरू किए जाने की तारीख का ऐलान हुआ। 21 सितंबर 2013 की दिनांक जिले के बरसों पुराने सुनहरे सपने की शुरुआत किए जाने के रूप में तय की गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ देश के कई बड़े नेता तय तारीख 21 सितंबर 2013 को किशनगढ़ पहुंचे। नगर के सुमेर क्लब में भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इसी समारोह में 180 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में कल्पना की जाती है। कल्पना को कागज पर उकेरा जाता है, लेकिन जब कागजों में बनाए गए मानचित्रों को असली रूप देने की बारी आती है, तब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट निर्माण कार्य के दौरान कई तरह के जोखिम देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर तकनीकी समस्याओं को समाप्त करना सबसे बड़ी चुनौती का काम होता है। किशनगढ़ हवाई अड्डे निर्माण के दौरान काफी रिस्क देखने को मिली, जिसमें सबसे मुख्य थी राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्रवाई पूर्ण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को वक्त पर सौंपा जाना। इसके लिए रोड डाइवर्जन, नेशनल हाईवे से टर्मिनल बिल्डिंग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण, हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन का वक्त पर शिफ्टिंग कराना, यही नहीं, डाइवर्जन संबंधित चुनौती भरे कार्य भी थे। इसके बाद शुरू किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना काम। एएआई द्वारा एक टीम बनाकर निर्माण स्थली पर भेजी गई। पहले भी देश के कई बड़े हवाई अड्डों के निर्माण का काम संभाल चुकी टीम ने यहां भी अपने काम को बखूबी अंजाम देना शुरू किया। कि जो डीजीसीए लाइसेंसिंग के जितने भी पेपर हैं वो हम ही यहां से तैयार करके भेजे। किसी भी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले बिजली और पानी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है, जिसके लिए शुरुआत में डीजल जनरेटर और पानी के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल किया गया। पीने की पानी की सुविधा है, यहाँ तक कि एक पेड़ की भी नहीं था। एक शेड बना के उसके नीचे बैठ के इस काम को शुरू करवाया। कार्य को शुरू करने से पहले निर्माण के लिए तय की गई जमीन के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन को भी हटाना था, जिसके लिए जिला प्रशासन और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पत्र लिखे गए और उसके बाद हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड किया गया, जबकि लो टेंशन लाइन को अन्यंत्र शिफ्ट करने का काम हुआ। जो ST-LT लाइनें आ रही हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले सेटअप था, उसको हम अपने बाउंड्री से दूर कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर बनने वाले हर एक निर्माण की ऊंचाई के लिए भी कई तरह के रिस्क देखने को मिलते हैं, जिसके लिए निर्माण कार्य से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाइट NOC डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लिया गया, जिससे कि निर्माण के समय किसी भी तरह की अतिरिक्त बाधा उत्पन्न न हो। एयरपोर्ट पर ऊंचाई सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और ये कई बार हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए रिस्क भी बन जाता है, क्योंकि चाहे वो टेक्निकल ब्लॉक है, चाहे वो टर्मिनल बिल्डिंग है, चाहे वो लाइट मास्ट है, चाहे वो वॉच टावर हैं ऑपरेशनल एरिया के अंदर, उन सब की हमें ऑपरेशनल NOC लेनी पड़ती है। और ये ऑपरेशनल NOC कायदन जब भी कोई हम वर्क अवार्ड करें उससे पहले आ जानी चाहिए, जिससे कि उसमें हमें कोई काम शुरू करने में रुकना ना पड़े। तो यहाँ पे किशनगढ़ पे पूरा ध्यान रखा कि कोई भी काम को शुरू करने से पहले हमारे पास उन सभी कामों की
एनओसी आ जाए। निर्माण के लिए अनुभवी एजेंसियों का चयन हुआ और सैकड़ों की संख्या में अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों ने ट्रेंड इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में कार्य की शुरुआत की, क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत और योजना की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसके निर्माण के लिए अत्याधुनिक मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया। टेक्नोलॉजी इस छोटे शहर में किशनगढ़ एयरपोर्ट के आसपास अवेलेबल नहीं थी। इवन टेक्निकल स्किल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, मैन पावर। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। 746 एकड़ जमीन पर बनने वाले हवाई अड्डे निर्माण के लिए 14 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी बनाने के काम की शुरुआत की गई, लेकिन 677 एकड़ जमीन का कब्जा अथॉरिटी को मिला था। नतीजन शेष 69 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाने की वजह से कंप्लीट लैंड की बाउंड्री वॉल नहीं हो सकी। हालांकि ये 10% जमीन थी, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे, क्रूशल जगह की ज़मीन थी, क्योंकि इसकी वजह से 14 किलोमीटर में से हम मात्र 9 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल का ही निर्माण कर पा रहे थे, और उसकी वजह से एयरपोर्ट प्रेमाइसिस क्लोज नहीं हो पा रहा था। एयरपोर्ट प्रेमाइसिस अगर क्लोज नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और दूसरी फिटिंग्स वगैरह नहीं लग पाएंगे। किशनगढ़ हवाई अड्डे के निर्माण को काफी जल्दी में शुरू किया गया, जिसकी वजह से सॉइल पैरामीटर को डिजाइनिंग के फॉर्म में अज्यूम कर लिया गया, जो कि आमतौर पर किसी भी निर्माण कार्य के दौरान अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद किया जाता है। रिसर्च के दौरान मिट्टी की पूरी तरह से जांच की जाती है, लेकिन चूंकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से एक समस्या उत्पन्न हो गई। यहां निर्माण के लिए जमीन की खुदाई के दौरान ऊपरी सतह पर काली मिट्टी पाई गई, जो आमतौर पर इस तरह के इलाकों में देखने को नहीं मिलती। तकरीबन 2 से 2.5 फीट की खुदाई तक काली मिट्टी निकाली गई। इसके बाद ही रनवे बनाए जाने का काम शुरू हो सका। सबसे बड़ी एक हमें मुश्किल की सामना करना था ब्लैक कॉटन सोयल। ये पूरा एयरपोर्ट ब्लैक कॉटन सोयल से भरा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 महीने का समय अधिक लगा। इसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ी और एयरपोर्ट निर्माण के सबसे जरूरी हिस्से रनवे बनाने के काम का आगाज हुआ। यह रनवे दूसरे छोटे हवाई अड्डों की तुलना में कुछ खास होने वाला था, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना था। रनवे बनाने में बहुत ही बेहतरीन कंक्रीट एवं सीमेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना था। जैसा कि पहले फेज में छोटे एयरक्राफ्ट के लिए एयरपोर्ट बनाने के काम की योजना बनाई गई, इसीलिए उसी के तहत रनवे को भी प्रथम चरण में छोटे एयरक्राफ्ट के लिए ही बनाया जाना था। 2000 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे को बनाए जाने का काम इंजीनियर्स और कारीगरों ने शुरू किया, और शुरुआत में 1700 मीटर रनवे बनाए जाने के बाद काम रुक गया। वजह थी ढाणी राठौड़ान के ग्रामीणों का विरोध। जब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगे तो गांव वाले आ गए और उन्होंने पूरा काम रुकवा दिया, पूरा एजिटेशन दोबारा से शुरू कर दिया। इतने महीने लग गए, वहाँ पुलिस तैनात, चौकी तक तैनात होने नहीं दी। इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, तो मैं अपनी जो टीम है हमारी, एक हॉस्टाइल को स्माइल्स में बदला। इसके बाद जिला प्रशासन के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ग्रामीणों को समझाने के प्रयास शुरू किए। अथॉरिटी की ओर से CSR के तहत जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए और एयरपोर्ट से होने वाले फायदों को लेकर आम जन को इससे अवगत कराया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट एंटिटी है। नॉर्मली हमारा जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग काफ़ी टारगेटेड काम करते हैं, बट इस एरिया में शुरू में जब काम शुरू किए थे बहुत सारा हॉस्टिलिटी था, क्योंकि कुछ गांव के लोगों को स्थलांतर करना था और समाव रिजनमेंट काफ़ी था कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे हमारी जो प्रोजेक्ट टीम थी काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। वहाँ पे बड़ा टारगेटेड ढंग से लोगों का क्या तकलीफ़ है, और ये मैं कह सकता हूँ कि अभी जो एक्सेप्ट पहले हमारा जो हॉस्टिलिटी थी हमारे लिए, अभी काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को। ग्रामीणों और किशनगढ़ वासियों को हवाई अड्डे का भ्रमण करवाया गया। उन्हें ये बताया गया, समझाया गया कि एक हवाई अड्डे का होना उनके लिए किस तरह फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो भी हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया, उनसे बातचीत करी, उनके साथ मिलके एयरपोर्ट के बारे में बताया, तो एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव लहर से दौड़ पड़ी। इस प्रोजेक्ट पे उस लहर का असर एकदम से दिखना शुरू हो गया। वो असर ऐसे कि
विलेजर्स में भी वो असर दिखाई दिया। उस पॉजिटिव रवैये से, उस पॉजिटिव रुख से सभी एयरपोर्ट के काम को तुरंत ही आनंद फानंद में करने लगे और हमें बहुत थोड़े से ही प्रयास से जो है सब चीज़ों की स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई। साथ ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी एयरपोर्ट कैंपस का अवलोकन कराया गया। कला क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको जो है हम आगे तराशेंगे, आगे लाएंगे और संजीव जी के सपनों का जो है हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। स्पेयर टॉयज और उड़ान नामक जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए और इन सब का फायदा ये हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर दिशा में समर्थन मिलना शुरू हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे टॉयज शेयर करके, क्योंकि ये तो अब मेरे काम तो नहीं आएंगे पर उन गरीब बच्चों को काम आएंगे जो ये खरीद नहीं सकते। उनको मैं ये शेयर करूंगी, उनको ये दूंगी ताकि वो खुश होके इनके साथ खेलें। ग्रामीणों का रुख भी सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगा। सीएसआर के इन जागरूकता कार्यक्रमों के चंद ही दिनों के बाद ग्रामीण अपनी जमीनें सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गए और हवाई अड्डे का निर्माण कार्य आगे की दिशा में बढ़ना शुरू हो गया। किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर जो लैंड के इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट सारे इश्यूज लैंड के रिजॉल्व हो गए। राज्य सरकार ने मतलब जो मुआवजा दे के इनको खाली करवाया, लेकिन चूँकि ये अपने इस ज़मीन से लगाव था इन लोगों का, तो इसमें जो भी दिक्कत आई उसमें राज्य सरकार में पूर्ण सहयोग मिला। रनवे निर्माण के दौरान एक बेहद गंभीर समस्या सामने आई। जैसे ही रनवे निर्माण का काम शुरू किया गया तो एक अलग तरह की समस्या का सामना इंजीनियर्स ने यहाँ पर किया। रनवे निर्माण में हर तरह से सावधानियां बरती गई। इंजीनियर्स ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया। बेस्ट मटेरियल का निर्माण के दौरान इस्तेमाल किया गया। बावजूद इसके रनवे की सतह पर क्रैक्स आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से काम को अल्प समय के लिए रोक दिया गया। क्रैक्स आने की वजह क्या थी, ये जानने के लिए टीम द्वारा कई तरह के ऑप्शंस पर विचार विमर्श किया गया। सीमेंट की ग्रेडिंग की एक बार फिर जांच की गई, क्योंकि मौसम के तापमान को ध्यान में रखते हुए सीमेंट ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि हमारी कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो रहे थे। वो क्रैक्स क्यों आ रहे थे, हमने इसके लिए टेक्निकल कंसल्टेंट भी अपॉइंट किए और उसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग की, लेकिन हमें कोई भी सॉलिड रीज़न टेक्निकली नहीं समझ में आ रहा। अथॉरिटी स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट को भी इस बारे में अवगत कराया गया। बाद में जांचने पर सीमेंट की ग्रेडिंग भी सही थी और डिपार्टमेंट ने भी किसी भी तरह से ऑपरेशनल गलती नहीं मानी। इसके बाद समस्या जो निकली वो वाकई में चौंकाने वाली थी। अजमेर शहर में गर्मियों के दिनों में तापमान काफी ज्यादा रहता है। इस कारण से दोपहर के वक्त जब रनवे की कास्टिंग की गई थी तो सूर्य की तेज तपन की वजह से रनवे पर क्रैक्स आने शुरू हो गए। इसके लिए रनवे कास्टिंग के काम को शाम और रात के वक्त किया गया। इसके लिए प्रोजेक्ट टीम ने दिन रात काम किया। इसके बाद यह समस्या 100% हल कर ली गई। क्रैक्स डेवलप होने शुरू हुए थे, वो बाद में डेवलप नहीं हुए क्योंकि हमने काम फिर रात में किया। हमारी पूरी टीम रात भर जागती थी, काम करती थी। रनवे के कार्य को करते समय अचानक से एक निर्णय लिया गया, जिसमें प्रोजेक्ट को समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाने तथा लागत को कम करने के लिए रनवे कंक्रीट की सतह की मोटाई 450 mm से घटाकर 250 mm कर दी गई, जिस कारण भी कार्य के निर्माण में बाधाएं आई। साथ ही नया एयरपोर्ट होने के कारण साइट पर ही किया गया रनवे का दिशा निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वास्तविक दिशा निर्धारण करने में कुछ परिवर्तन हुआ, जिस कारण रनवे की मूल दिशा एवं वास्तविक दिशा का पुनर्सर्वेक्षण करना आदि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एवं यदा कदा खुदाई के समय मिट्टी की जगह मिलने वाली चट्टानों के कारण भी अतिरिक्त समय एवं धन लगा। जैसे हमने काम शुरू किया तो उसके अलाइनमेंट में एक कुआं आ रहा था। उसको एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हम उसको सीधे सीधे भर के और उस पर कंक्रीट कर देते हैं, वो बाकी रनवे की जो सरफेस है उससे अलग हो गया। एक लेवल तक हमने उसको भरा, वाटरिंग की, कंसोलिडेशन किया और उसके ऊपर फिर रीइंफोर्स कंक्रीट की एक स्लैब डालनी पड़ी। खुदाई से लेकर गांवों को हटाने तक की समस्याएं जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने के बावजूद रनवे का काम टीम की मेहनत की वजह से वक्त पर पूरा कर लिया गया। इसके बाद 2 किलोमीटर लंबे रनवे को तैयार कर दिया गया।
अब से रनवे Q400 और ATR-72 सीटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब भी काम के साथ साथ मुश्किलें भी बहुत थी। गांव सराना की ओर जाने वाली सड़क को वैकल्पिक मार्ग की ओर मोड़ना था, क्योंकि ये सड़क एयरपोर्ट जमीन के अधीन आ रही थी, जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को लेटर्स लिखे गए। हर हफ्ते कलेक्ट्रेट परिसर में इस संदर्भ में बैठकों का आयोजन किया गया। इसके अलावा किशनगढ़ जयपुर एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक जाने वाली अप्रोच रोड के लिए भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NOC लेकर काम शुरू करना था। जल संसाधन विभाग द्वारा बीच में से गुजर रही नहर को स्थानांतरित करना था। कई सारे डिपार्टमेंटों से हमें कोऑर्डिनेट करने की जरूरत महसूस हुई और उनका अपना एक लंबा प्रोसीजर था, लेकिन एयरपोर्ट होने की वजह से हमें समय से काम पूरा करना है। एयरपोर्ट कैंपस के विद्युतीकरण का कार्य भी किया गया। जो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले रहे हैं। केबल लेइंग का काम चल रहा है, सबस्टेशन का काम हमारा साथ साथ चल रहा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को बनाने में भी कई तरह की परेशानियां देखने को मिली। मास्टर प्लान के तहत टर्मिनल बिल्डिंग का आकार कुछ छोटा रखा गया, जिसकी वजह से टीम के लिए मुश्किलें ये थी कि छोटी बिल्डिंग होने के बाद भी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लिए जगह की किसी तरह से कमी महसूस ना हो। इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग बनाते वक्त इंजीनियर्स ने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा कि बिल्डिंग के हर हिस्से का पूरी तरह से उपयोग हो। साथ ही बिल्डिंग के प्रथम तल का भी उपयोग किया गया, जिससे कि जगह की उपयोगिता पूरी तरह से सिद्ध हो सके। हालांकि इस अतिरिक्त काम में अतिरिक्त समय भी लगा और करीबन 1 से 2 महीने ज्यादा टर्मिनल बिल्डिंग के प्रथम तल को इस्तेमाल करने योग्य बनाने में लगे। बिल्डिंग के नक्शे में मामूली परिवर्तन कर इस काम को अंजाम दिया गया और इसका फायदा यह हुआ कि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर का उपयोग लॉन्च, ऑफिस, सिक्योरिटी आदि के लिए हो सकेगा। चूँकि एरिया करीबन 25 से 2700 स्क्वायर मीटर ही था, इसलिए इस एयरपोर्ट टर्मिनल भवन में एक पहली मंजिल का भी निर्माण किया जाए, जिसमें रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, कॉमर्शियल लॉन्च आदि का स्पेस है एक्स्ट्रा जनरेट किया जा सकेगा। पंप के पानी को बिल्डिंग के अंदर हमने एक क्वाइलिंग कर रखी है, जस्ट लाइक जैसे एयर कंडीशनिंग में आप क्वाइल देखते हैं, वैसे ही सिस्टम हमने अपने प्लिंथ के नीचे डाल दिया है। उस हीट को हम अपने बिल्डिंग के अंदर कंफर्टनेस के लिए यूज़ करेंगे, उससे हमारा एयर कंडीशनिंग लोड जो है फर्दर और रिड्यूस हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग बनाते वक्त कुछ खास टीम द्वारा सोचा गया, और वो ये कि टीम ने इसे आर्ट गैलरी के रूप में विकसित करने पर विचार किया, जिससे कि बिल्डिंग के कमर्शियल उपयोग के साथ ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत नजर आए। कला का अद्भुत नमूना हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें न केवल यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की पेंटिंग्स हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे उन्हें ये काफ़ी पसंद आएंगी और उससे एक अच्छा संदेश दूसरे एयरपोर्ट में भी हम लोग दे पाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव जिंदल व टीम ने बिल्डिंग को बनाए जाने की प्लानिंग तैयार की। 3200 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन ने यहाँ विजिट करी तो उस समय यही डिसाइड किया गया कि इसकी पूरी बिल्डिंग को एयर कंडीशनिंग किया जाए और उसके अलावा इसके छत में भी इंसुलेशन वाली छत लगाई जाए। उसी के साथ साथ कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हुए ये भी निर्णय लिया हमने कि फर्स्ट फ्लोर जो पहले यूज़ में नहीं लेना था उसको भी यूजेबल बनाया जाए। तो इस सारे चेंज ऑफ स्कोप से जहां एक तरफ कीमत में इंक्रीज हुआ, 2 और 3 महीने काम एक्स्ट्रा भी हमें लगाने पड़े। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट बिल्डिंग में बेहतरीन फैसिलिटीज का प्रबंध किया गया। अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित बनाई गई। यहाँ पर चेक इन काउंटर्स, फ्री बैगेज ट्रॉली के साथ ही कन्वेयर बेल्ट की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। टर्मिनल में सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ही हैंड बैगेज स्कैनिंग के लिए 2 एक्सरे मशीन्स, प्लाज्मा टीवी, पैसेंजर्स के मनोरंजन की भी फैसिलिटीज होगी। इस टर्मिनल की एक समय में 150 यात्रियों की क्षमता रहेगी। किशनगढ़ हवाई अड्डे निर्माण के लिए सामग्री का चयन, डेकोरेटिव आइटम्स के चयन में यहाँ की लोकल कारीगरी को भी शामिल किया गया। किशनगढ़ का वो कारीगर जो कि दिन भर की मेहनत के बाद अपने हाथों की कलाकारी के द्वारा पत्थरों को आकार देकर शानदार कलाकृतियां उकेरता है,
उसकी कारीगरी का नमूना भी हवाई अड्डे की डेकोरेशन में भागीदार बने। इसीलिए किशनगढ़ के कुछ फेमस डेकोरेटिव आइटम्स को हवाई अड्डे की सजावट में काम में लिया गया। जो यहाँ किशनगढ़ के एक खासियत है कि जो किशनगढ़ के पत्थर का काम करने वाले जो पत्थर तराश के बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं, बहुत ही सुंदर फाउंटेन बनाते हैं, जो फाउंटेन बाहर देश विदेश में भी यहाँ से बन के जाते हैं पत्थर में। उनको हमने कोशिश करी कि एयरपोर्ट पर हम उनको यूज़ करें, उन चीज़ों को यूज़ करें जिससे कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स, जो कारीगर हैं, लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल जो कारीगर हैं, वो भी एयरपोर्ट से अटैच्ड फील करें और उनमें एक पॉजिटिव थॉट आए। एयरपोर्ट के चारों ओर पैरामीटर रोड बनाई गई है, साथ ही यहाँ टैक्सी ट्रैक बनाया गया है। इसके अलावा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सेंटर का भी प्रबंध किया गया है। हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और टेक्निकल ब्लॉक को बनाने में इंजीनियर्स ने अपनी खास भूमिका निभाई। काम के दरमियान ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने भी निर्माण कार्य का दौरा किया और कार्य की जानकारी टीम मेंबर्स से प्राप्त की। एयरपोर्ट बहुत ही मॉडर्न डिजाइन में बनी है, सारे सहूलतें यहाँ हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड रूम, बच्चों के लिए रूम। किशनगढ़ हवाई अड्डे पर भविष्य में रोज पानी और बिजली की जरूरत को देखते हुए इसे दोनों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए। इसमें सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे फीचर्स हमने डाले हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। दूसरा यहाँ पर LED लाइटें लगाई हैं जिसकी बिजली की कंजम्पशन काफ़ी कम होती है, जिससे LED लाइट होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें जो भी सीवेज आता है उसको ट्रीट करके उसका जो मतलब ट्रीटेड वाटर है वो हम एयर कंडीशनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और हॉर्टिकल्चर पर्पजेज़, लैंडस्केपिंग पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर 20 लाख लीटर की क्षमता का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया, जिसमें बरसाती पानी जमा कर उसे साफ किया जाएगा। इससे एयरपोर्ट पर पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी और केवल 20% जल ही राज्य सरकार से लेना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस एयरपोर्ट पर एक पूरा जाल बिछाया गया है, जिसमें करीबन 20 लाख लीटर पानी को स्टोर करने की क्षमता रखी गई है। साथ ही यहाँ पर बिजली की बचत का भी पूरा ध्यान रखा गया और सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए गए जो कि एयरपोर्ट को बिजली की सप्लाई देंगे। जो भी यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप करें वो उसमें हमारी कास्ट सेविंग हो, उसमें हमारी एनर्जी सेविंग हो। हमारा मेन थ्रस्ट जो है एनर्जी सेविंग पे है। हवाई अड्डे कैंपस को हरा भरा रखने के लिए जरूरी था पौधारोपण और जाहिर सी बात थी पौधों को वृक्ष बनने में समय लगता है। इस वजह से कार्य की शुरुआत के दौर में ही पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया गया, जो कि निर्माण कार्य के खत्म होते होते अपनी एक अलग ही छटा बिखेरते नजर आएंगे और एयरपोर्ट कैंपस की हरियाली देखने लायक होगी। एक थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका हमने थीम रखा है सेव ईच एंड एवरी पेटल ऑफ अर्थ, यानी कि प्रत्येक कण को हमें बचाना है। इस धरती पर जितने भी छोटे से छोटे लीफ को भी हमें बचाना है। किसी भी शहर में एक हवाई अड्डे का होना उस शहर को विकास की ओर तेजी से अग्रसर करता है। साथ ही एयरपोर्ट होने से पर्यटकों की संख्या में भी भारी इजाफा होता है। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हवाई अड्डा महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि एयर ट्रैवल यात्रा को बेहद सुविधाजनक बनाता है और बहुत ही कम वक्त में लंबी दूरियां तय की जा सकती हैं। अब ये सौभाग्य अजमेर सहित आसपास के कस्बों और खासकर किशनगढ़ वासियों को मिलने जा रहा था, जो कि किशनगढ़ के मार्बल उद्योग को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में काफी सहायक सिद्ध होने जा रहा था। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा, इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक एयरपोर्ट एक ऐसा होगा, जल्दी से एक दफे ये शुरू हो जाए, होने के बाद में यहाँ बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ से यात्री देश और विदेश तक यहाँ जाने की स्थिति में रहेंगे। इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे यहाँ पे जितने भी स्टोन फेयर्स होते हैं, चाहे इटली है, चाहे टर्की है, चाहे वियतनाम में है, चाहे चाइना में है, तो ये सब चीज़ें सुविधाजनक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों का आना जाना यहाँ होगा। किसी भी नए हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के बाद वहां से विमानों का संचालन करने में अब भी बहुत से कार्य करने बाकी रह जाते हैं। जब भी कोई नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होता है, उसके बाद हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू करने के लिए सर्वेस के कार्य किए जाते हैं।
जिनमें कई विभागों की टीमों के द्वारा निरीक्षण का कार्य अंजाम दिया जाता है। Making the airport ready for the operations, we need to do so many formalities under the regulator. ये सर्वे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंटरनेशनल ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी की टीम्स द्वारा होता है और इन सभी के अप्रूवल के बाद ही किसी नए एयरपोर्ट से विमानों का संचालन हो पाना संभव है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनसे हमें एयरड्रोम का लाइसेंस कराना होता है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स एयरड्रोम लाइसेंसिंग, जिसमें भी हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज ने बहुत अच्छा काम किया। जमीन के अधिग्रहण, बिजली और पानी की व्यवस्था के साथ ही कई तरह की रुकावटों के बाद आखिरकार अब देश के हवाई अड्डों की संख्या में एक और इजाफा होने जा रहा है। खासियत यह है कि अभी हम सारे एयरपोर्ट जो नया बनाते हैं उसमें तो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाते हैं, तो उसी फिलॉसफी में ये भी फिट होता है। बट बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में उसको किया, जो नॉर्मली बहुत टाइम लगाते 3-3.5 साल लगता है, इसको बहुत ही जल्दी हमने तैयार किया है। उसके लिए आई मस्ट सिंसियरली थैंक आवर प्रोजेक्ट टीम, बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड आई ऑल्सो मस्ट टेक इट ऑन रिकॉर्ड कि राज्य सरकार की काफ़ी हमको हेल्प मिली है। राज्य सरकार ने लगभग 646 एकड़ ज़मीन तो हमको फ्री दी है, बट ये सब जो वहाँ पे लोकल इश्यूज थे उसको सॉल्व करने में राज्य सरकार ने काफ़ी हेल्प किया है। किशनगढ़ हवाई अड्डे से अब बहुत जल्द ही नियमित उड़ानें शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरु प्रसाद महापात्रा के मुताबिक इस साल 2017 में किशनगढ़ एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी। ये उड़ान अजमेर जिले के आने वाले भविष्य के लिए कई मायनों में अहम होगी। शुरुआत में किशनगढ़ हवाई अड्डे से देश की राजधानी नई दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, देश के अन्य महानगर कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। Since long we all have been waiting for an airport to develop in Ajmer, because Ajmer is a very popular destination. Whenever we had to travel, we always had to take a cab or a bus from Ajmer to Jaipur, then travel all way long. अजमेर ज़िले में सभी ज़िलेवासी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किशनगढ़ का प्रारंभ होने जा रहा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर शरीफ के पास है, तो वहाँ पर एक तो सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। सेकेंडली हमें लगता है कि वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में अजमेर शरीफ में सब रिलीजन के लोग जाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों। तो उसके हिसाब से देखते हुए हमें मतलब रिलीजियस टूरिज़्म की तरफ से देखते हुए हमें उम्मीद है कि किशनगढ़ एयरपोर्ट आने वाले समय में वायबल हो जाएगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे राज्य का विकास होगा, राज्य की राजधानी जयपुर का दायरा और अधिक बढ़ेगा। वैसे वैसे जयपुर हवाई अड्डे पर पैसेंजर लोड भी अधिक होगा। इस वजह से जयपुर एयरपोर्ट की बजाय अब आने वाले वक्त में जयपुर के सबसे नजदीकी किशनगढ़ हवाई अड्डे को जयपुर के वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।